हेलो फ्रेंड। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम में ये क्लास आपको बहुत काम आने वाला है। ये क्लास आपको हिंदी में पढ़ाई जाएगी और इसकी नोट्स जो है इंग्लिश में रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटी, तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप और जितने भी आपको सोर्स दिखते हैं, जो लेटेस्ट जितने भी चीज़ आ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर है, अपडेट है, सारे चीज़ को ऐड करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि आपको इसके बाद कहीं और जाने की, कहीं और किसी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो बेसिकली यू मे फॉलो, आप फॉलो कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को, क्योंकि पैटर्न जो है मेरा पढ़ाने का, मैं कोशिश यही करूँगा कि लक्ष्मीकांत के थ्रू जिस पैटर्न पे वो बुक लिखा गया है उस तरह से ही पढ़ाया जाए। इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स आपको न्यू देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हमें जानना डेमोक्रेसी। डेमो आप लोगों को पता ही होगा डेमोक्रेसी क्या होता है, हम लोग आगे और इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी की जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये कैसे काम करती है तो आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बेस्ड पे अभी की डेमोक्रेसी काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। क्यों है? क्योंकि ये डिराइव करता है अपना अथॉरिटी और पावर फ्रॉम द पीपुल, मतलब हम लोगों से, जितने भी लोग हैं भारत के, उनसे ये अपनी पावर डिराइव करता है, अथॉरिटी अपनी डिराइव करता है, और ये सुप्रीम लॉ है लैंड का। ओके, तो बात यहाँ पे आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी इज़ नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। इस नोट्स को आप इसे रिवाइज करें और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। मैं मतलब ये कंफर्म हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशंस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ओके, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। तो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? सबसे पहले आप लीजिए कि ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ओके, इससे आपको परेशानी ना आए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट से आपको क्या समझ आता है? ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट वैसे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है जो डॉक्यूमेंट अपने आप को समय के अकॉर्डिंग बदलने की क्षमता रखता हो, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट होते हैं, सुधार होते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसको रिपील कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को ऐड कर दिया जाता है। मतलब ओवर टाइम इट इज़ इवॉल्विंग, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये इवॉल्व होते जा रहा है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगला चीज़ क्या है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी राष्ट्र का, स्टेट का और उसके सोशल ग्रुप का। किसी भी राष्ट्र का और उसके स्टेट का और उसके सोशल ग्रुप का क्या होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। ओके, उस ये भी हम लोग जानते हैं, पहले आप लिख लें क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक
प्रिंसिपल होता है ऑफ नेशन स्टेट सोशल ग्रुप का। इससे ये समझ आया कि एक बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब कि आप आधारभूत इसको बोल सकते हैं। ये एक आधार है जिसके ऊपर कोई भी जो राष्ट्र है और स्टेट है, सोशल ग्रुप है, वो चलती है। ओके, ताकि वहाँ पे किसी तरह की परेशानी ना आ पाए। ओके, सबके लिए एक तरह के कानून। द सेकेंड थिंग इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है करता है, ये पावर डिटरमाइन करता है, मतलब पावर को तय करता है। किसके पावर को तय करता है? ये गवर्नमेंट के पावर को और ड्यूटीज को तय करता है। ओके, और कुछ सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करता है। किसे? जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको, मतलब जितने भी लोग होते हैं उन्हें कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या करता है? डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्या करता है? गिव सर्टेन राइट्स टू पीपल। ओके, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ओके, जिसमें सारा कुछ मतलब गवर्नमेंट के ड्यूटी और लोगों के राइट्स के बारे में सारा कुछ लिखा होता है, जिसको आसान बदलना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि इसके लिए मतलब अमेंडमेंट किए जाते हैं। ओके, और उस अमेंडमेंट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ होता है। ओके, क्या होता है? बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ। और क्या होता है? और कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड, आसानी से बदला नहीं जा सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है कि हैव टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, मतलब हर किसी को इसका आदर करना चाहिए और करना है। टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। एक और चीज़ है, लैटिन शब्द है, कभी कभी किसी बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या? लीगस लेगियम, ये होता क्या है? ओके, लीगस लेगियम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है कि ये एक लीगस लेगियम है। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ ऑल लॉज, मतलब लॉ ऑफ ऑल लॉज। जैसे इंडिया की ही अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि हर स्टेट के द्वारा भी अपना लॉ बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अपना लॉ बनाया जाता है, लेकिन इन सारे लॉ को वेरीफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो लॉ सही है या नहीं है। ओके, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑल लॉ बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो पहले लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है ये हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है। ओके, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जो लार्जली बेस्ड होता है सिद्धांत पे वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के। मतलब वेस्ट का जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसके सिद्धांत पे जो बेस्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली होता क्या है ये जान लीजिए। ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट। मतलब कि स्टेट का जो एब्सोल्यूट पावर ना यूज करे उसके ऊपर लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। मतलब ताकि स्टेट किसी के ऊपर एब्सोल्यूट पावर का यूज ना कर पाए, नहीं तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, ऑथोरिटेटिव स्टेट में बदल जाएगा कोई भी डेमोक्रेसी। तो आप इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या है? पहला पॉइंट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड largely on the ideals of Western liberal democracy। द सेकेंड पॉइंट इसके बारे में है कि इट इज अ रिस्ट्रिक्शन होता है एंड लिमिटेशन। रिस्ट्रिक्शंस एंड limitations on absolute power of the स्टेट। कहीं स्टेट एब्सोल्यूट पावर का यूज ना कर दे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन प्रोवाइड किया जो जाता है उसे ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सारा कुछ डिराइव कहाँ से हुआ, ये हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर इसका मतलब यूज़ किया है कुछ राइटर्स हैं, जैसे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिन्होंने अपने राइटिंग में इन चीज़ों का यूज़ किया है। तो क्या है? जे.एस. मिल द्वारा यूज़ किया गया है। जे.एस. मिल, डाइसी द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यूज़ अपने राइटिंग में किया गया है। अगले फिलोसोफर हैं जेम्स मैडिसन। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और अगले हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने भी अपने राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता क्या है बेसिकली। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 ब्रॉड काइंड्स होते हैं इसका। ओके, मतलब वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो धीरे धीरे डेवलप हुआ है दशकों में, मतलब ओवर अ डेकेड और सेंचुरीज में डेवलप हुआ है, उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इसमें रखते हैं। तो पहला पॉइंट आप ए लिख के कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन that have grown gradually over decades and centuries। अब इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है ओवर अ डेकेड और सेंचुरीज, ये कैसे डेवलप हुआ है, क्या कि हम लोग इसको अलग इसमें रख रहे हैं, तरीके से रख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कस्टम्स भी ऐड किया गया है, इसमें कन्वेंशंस भी ऐड किया गया है।
लेजिस्लेटिव असेंबली को भी जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हुआ है उसको भी ऐड किया गया है। इसके अलावा उस जगह पे जितने भी जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं उसको भी ऐड करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है उसे हम लोग इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखते हैं। तो बात यहाँ पे क्या हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने समझने के लिए दो तरह से डिवाइड किया है। पहला टाइप हमने रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है, जिसमें डेवलप होने में क्या क्या इसमें ऐड करते चले गए हैं लोग, जैसे जो उन लोगों का कस्टम था और जो भी कन्वेंशंस हुए एक दूसरे के बीच, जो भी मीटिंग्स वगैरह किए गए, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट किए गए, और जो वहाँ का जुडिशियल डिसीजन जिस तरह के भी केसेस में लिए गए उसको ऐड करके जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन? एक तो आपको कनाडा में देखने को मिलेंगे। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। एक कनाडा में देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और इसी तरह से और भी जगह पे देखने को मिलेंगे। ये 3 एग्जाम्पल मोर देन इनफ है। दूसरा जो हम लोग इसमें रखने वाले हैं कैटेगरी, वो है कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर फ्रेम्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज। ओके, जैसे हमारा खुद का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली द्वारा बनाया गया है। तो क्या है, सेकेंड में हम लोग रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर फ्रेम्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज। यूजुअली कब बनाया जाता है इस तरह का? यूजुअली आफ्टर रिवॉल्यूशन। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आफ्टर रिवॉल्यूशन के बाद बनाया गया। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन तभी बनाए जाते हैं। तो बनाए क्यों जाते हैं ऐसे? टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब नए तरीके से स्टार्ट किया जाए, नया रिजीम को कायम किया जाए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टू मेक फ्रेश स्टार्ट ऑफ न्यू रेजिम। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किए जाते हैं, किस कैसे कौन कौन लोग होते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, ये देख लेते हैं। तो ये तैयार किए जा सकते हैं नेशनल असेंबलीज द्वारा, मतलब ये लोग नेशनल असेंबलीज मिलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन द्वारा, या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा, जो कि इंडिया में तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ओके, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे जो बॉडी होगी उसके नाम को हम लोग इस तरह से रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि रूट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या है, कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं, लिख लेते हैं। रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली ऑफ इंडिया। इसके बारे में हिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और भी चीज़ जानेंगे। तो रूट क्या है, ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका रूट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है इंडिया में, वो आइडिया है फ्रॉम ब्रिटिश इम्पीरियल प्रैक्टिसेस। मतलब ब्रिटिश जो यहाँ पे तरह तरह के कानून लेकर आ रही थी, कानून बना रही थी, जो अपने वहाँ पे पास करती थी या वहाँ पे बनाती थी, वो इसका रूट है। ओके। और दूसरा रूट, इट वाज डिमांड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इट वाज फर्स्ट डिमांडेड, पहली बार इसका डिमांड एम एन रॉय द्वारा इन 1934 में किया गया था। एम एन रॉय कौन है? एम एन रॉय एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया का डिमांड किया था। ओके, तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट क्या है, इसका जो आइडिया है, आइडिया फ्रॉम ब्रिटिश इंपीरियल प्रैक्टिस। नेक्स्ट, डिमांडेड बाय INC, that is इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फर्स्ट डिमांडेड बाय MN रॉय, कब? इन 1934। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको भी लिख लीजिए। ओके, कि ये अभी हम लोग बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस बन जाएगा तो आगे की चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी और फिर मज़ा भी आएगा। ओके,